मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए जगत के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत। ये वनस्पति जगत को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि इस जगत के बारे में समय समय पर परिवर्तन हुआ है। पहले जो प्रोटिस्टा वर्ग के हैं या मोनेरा जगत के जीव हैं या कवक हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये शुरुआत के वर्गीकरण में पादप जगत के अंतर्गत रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में ये पादप जगत से अलग हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कि पादप जगत में कौन कौन से आते हैं। तो पहला पॉइंट है पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को शामिल किया जाता है। जो वर्तमान में प्लांटी है, पादप वर्ग है, इसमें शैवालों को ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 वर्ग हैं जो वर्तमान में पादप जगत में आते हैं। अगला पॉइंट है प्लांटी जगत के सभी सदस्य सुकेंद्रकीय, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स जिनको बोलते हैं, जिनका शरीर का जो निर्माण हुआ है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से हुआ है। तो प्लांटी जगत के सभी सदस्य सुकेंद्रकीय हैं। अगला पॉइंट है हरित लवक या पर्णहरिम, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक
या पर्णहरिम धारण करने वाले जीव पौधे कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि ये सभी स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं अपने शरीर के अंदर निर्माण करते हैं, ये सभी स्वपोषी या पूर्ण भोजी होते हैं। अगला पॉइंट है कुछ सदस्य आंशिक विविध पोषी होते हैं। पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से, पार्टली जिसको बोलते हैं। ये क्या है? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या था? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आंशिक रूप से बहुत कम समय के लिए या किसी विशेष वस्तु के लिए ये क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉप्स या विविध पोषी होते हैं। जैसे कीट भक्षी, कीटों को खाने वाले कीट भक्षी पौधे अथवा परजीवी पौधे। अगला पॉइंट है ब्लैडर वर्ट या वीनस फ्लाई ट्रैप। कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। अब ये क्या है? ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, और ये नाम दिया है ब्लैडर बर्ड और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दो पौधे जो हैं और भी, लेकिन दो ये जो है ये कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। जबकि कसकुटा, जिसको हम लोग कहते हैं अमरबेल, ये परजीवी पौधे का उदाहरण है। जो आंशिक परजीवी की बात कर रहे थे, तो उसमें कीटभक्षी पौधे का दो उदाहरण, और एक कसकुटा जिसको हम अमरबेल कहते हैं, ये परजीवी पौधा है। अगला पॉइंट है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या कह रहे हैं कि पादप
कोशिका जो भी है उसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन युग्मक जिसको हम गैमीट कहते हैं, वो चाहे नर हो या मादा, दोनों युग्मक, नर युग्मक में भी और मादा युग्मक में भी अनुपस्थित होती है। ये जो पौधे युग्मक बनाएंगे तो युग्मक की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि जो अन्य कोशिकाएं हैं पौधे की उन सब में ये पाई जाती है। अगला है पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। क्या कह रहे हैं कि जो ये कोशिका भित्ति होगी इसमें अन्य पदार्थ तो होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये सेलुलोज की बनी होगी। अगला पॉइंट है ओस्टवाल्ड टिप्पो ने पौधों को दो समूह में बांटा है। पहला क्या है, नंबर 1 पर थाइलोफाइटा और नंबर 2 पे एम्ब्रियोफाइटा। ये थाइलोफाइटा क्या है, जिनका शरीर थाइलस जैसा हो, झोले के जैसा हो, तना, जड़ और पत्ती इनका विभेदन ना हो, अलग अलग ना पहचाने जा सके, ऐसे पौधों को थैलोफाइटा में रखा है। और दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा, जो भ्रूण बनाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, एक नाम और आता है क्रिप्टो गेम्स। ये अपुष्पी पौधे हैं। इनमें ये ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं होता, और दूसरा नाम आता है फेनरोगेम्स। ये पुष्पी तथा बीजीय पौधे हैं। इनमें पुष्प भी होता है और बीज भी होते हैं। ऐसे पौधों को हम फेनरोगेम्स कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते उनको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और ये जो थैलोफाइटा है इसमें आता है शैवाल, और जो एम्ब्रियोफाइटा है इसमें आता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं जो थैलोफाइटा का मुख्य भाग है, शैवाल। शैवाल जिसको एल्गी कहते हैं। ये शैवाल के बारे में कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, शैवाल क्लोरोफिल युक्त
सरल थायलॉइड सुपोषी होते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी शैवाल होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, कि शैवाल क्लोरोफिल युक्त और सरल है, बहुत ही इनका जो बनावट है वो बहुत सरल है, थैलोफाइटा के हैं, ये थाइलस की जैसी संरचना होती है और सुपोषी होते हैं। अगला पॉइंट है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में करते हैं। इनका जो अध्ययन है वो किस में करते हैं? शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है फाइकोलॉजी के जनक F.E. फ्रीस हैं। अगला पॉइंट है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. आयंगर हैं। अगला पॉइंट है शैवालों को थैलोफाइटा में रखा जाता है। अगला पॉइंट है थैलोफाइटा में स्त्रीधानी, जिसको हम कहते हैं आर्किगोनिया। थैलोफाइटा में स्त्रीधानी और संवहनऊतक अनुपस्थित होता है। क्या कह रहे हैं कि शैवालों को थैलोफाइटा में रखा गया है। जो थैलोफाइटा है इसमें आर्किगोनिया जो स्त्रीधानी है या संवहनऊतक कंडक्टिंग टिश्यू ये अनुपस्थित होता है। ना तो स्त्रीधानी होती है और ना ही संवहनऊतक होता है। अगला पॉइंट है थैलोफाइटा में युग्मकधानी कि प्रत्येक कोशा युग्मक बना सकती है। अगला पॉइंट है जनन अंग, जो शैवाल के जनन अंग एक कोशिकीय
और नग्न। नग्न जिसको कहते हैं आवरण विहीन, होते हैं। शैवालों के जो जनन अंग है वो प्रायः एक कोशिकीय होंगे और वो नग्न होंगे, उसके ऊपर कोई भी आवरण या कोई भी झिल्ली नहीं होगी, तो जनन अंग एक कोशिकीय और आवरण विहीन होते हैं। अगला पॉइंट है प्रजनन अंगों की रचना में शैवाल और कवक दोनों में समानता होती है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रजनन अंग हैं वो चाहे शैवाल के हो और चाहे कवक के हो, उनकी संरचना एक जैसी होती है। अगला पॉइंट है शैवाल में रंध्र नहीं होते, स्टोमेटा। कह रहे हैं कि जो भी शैवाल होंगे उनमें रंध्र नहीं होते। अब शैवालों का स्वभाव देख लेते हैं, हैबिटेट, कहां पर ये पाए जाते हैं इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो पहला पॉइंट है शैवाल मुख्यतः जलीय, जलीय कहते हैं जो जल में पाया जाए, और वो जलीय कौन सा है? लवण जलीय तथा लवणीय। ये दोनों प्रकार के, जिसको फ्रेश वाटर कहते हैं और मैरीन वाटर कहते हैं, समुद्र में भी शैवाल है, और जो मीठे जल वाले झील है, तालाब है, नदियां हैं, इनमें भी शैवाल होते हैं। तो मुख्यतः जलीय जीव है। पहला पॉइंट था कि ये जल में ही पाए जाएंगे, चाहे वो मीठा जल हो या समुद्री जल हो। अगला पॉइंट है ये अन्य आवास जल के सिवाय, ये अन्य आवास जैसे नम युक्त, नमी जहां हो, पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। अगर जलीय नहीं है तो ये नमयुक्त पत्थरों पर भी हो सकते हैं, मिट्टी में भी हो सकते हैं और लकड़ी में भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कुछ शैवाल गर्म जल के झरने में 70 अंश सेंटीग्रेड तापमान हो तक अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। क्या कह रहे हैं कि 70 अंश सेंटीग्रेड तक भी अगर झरने का
जल जो है वो गर्म है, तो उसमें भी कुछ शैवाल जो है जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। अगला पॉइंट है, जो शैवाल जंतुओं के शरीर और खोल पर उगते हैं, जंतुओं की खोल हो या जंतुओं का शरीर है, अगर उन पर उगते हैं उन्हें अधिजंतुक या इसी को इपिजोइक कहते हैं, इपिजोइक कहते हैं। जैसे प्रोटोडर्मा, ये शैवाल है, क्या नाम है, प्रोटोडर्मा। ये कछुओं की पीठ पर उगता है, कछुओं की पीठ पर उगता है। तो ऐसे शैवाल जो किसी भी जंतु के शरीर पर या उसकी खोल पर उग जाएंगे उनको इपिजोइक कहते हैं। और एक उदाहरण है प्रोटोडर्मा का, जो कछुओं की पीठ पर उगता है। अगला पॉइंट है, कुछ शैवाल कवक के साथ मिलकर लाइकेन तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। जैसे स्लॉथ रीछ, ये क्या कह रहे हैं कि जो लाइकेन होता है जिसको शैवाक कहते हैं, शैवाक, शय है शैवाल से और वाक है कवक से, तो कवक और शैवाल मिलकर के लाइकेन की रचना करते हैं। और प्राणियों के संगठन में भी प्राणियों के साथ भी शैवाल पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ रीछ। अगला पॉइंट है, जो शैवाल पत्थरों से जुड़े होते हैं उन्हें इपिलिथिक कहते हैं। अगला पॉइंट है, शैवाल माप और आकार में बहुत भिन्न होते हैं। अभी आगे चल करके पढ़ेंगे कि शैवाल एक कोशिकीय भी है और शैवाल बहुकोशिकीय भी है।
तो उसकी नाप जो है और आकार जो है उसमें बहुत भिन्नता होती है। अगला पॉइंट है कोइनोसाइटिक अवस्था बोकैरिया में होती है। ये बोकैरिया शैवाल है, इसमें कोइनोसाइटिक अवस्था है कि एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये कोइनोसाइटिक अवस्था जो है वो बोकैरिया में होती है। अगला पॉइंट देखते हैं जल के तल पर कीचड़ में क्या कह रहे हैं कि जल के तल, जल का जो धरातल होगा उस पर कीचड़ में कौन होता है? कारा। शैवाल का नाम है। जल के तल पर जो कीचड़ है उसमें पाया जाने वाला शैवाल कौन सा है? कारा। अगला पॉइंट है झीलों और तालाबों के किनारे पर रिबोलेरिया कहते हैं। शैवाल का नाम है। ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीचड़ में पाया जाने वाला शैवाल कौन है? कारा। झील और तालाब के किनारे पर पाया जाने वाला शैवाल क्या है? रिबोलेरिया। अगला पॉइंट है पानी पर तैरते हुए ये वालवाक्स है। कौन सा है? वालवाक्स। और घोंघे, घोंघा जिसको पाइला बोलते हैं, घोंघे पर क्लेडोफोरा। अगला है अधिपादप के रूप में। देखिए इससे पहले हम लोग कहा था अधिजंतु, जंतुओं के ऊपर, यहां क्या है? अधिपादप। ऐसे शैवाल जो पादपों के ऊपर, अन्य पादपों के ऊपर होंगे उनको अधिपादप कहते हैं। तो ये जो अधिपादप के रूप में, इसका नाम है ऊडोगोनियम। अगला पॉइंट है हाइड्रा के अंदर हाइड्रा के अंदर जो पाया जाता है उसको कहते हैं जुकरेला। अगला पॉइंट है चाय की पत्ती पर परजीवी। क्वेश्चन आता है चाय की पत्ती पर परजीवी के रूप में पाया जाने वाला शैवाल कौन सा है? तो इसका नाम है सीफेल्यूरोस। अगला है मिट्टी की सतह पर बोकैरिया। अगला है एफिडेरिया। फ्लूरीटेलिस।
स्पंज में, ये क्या है? स्पंज है, संघ पोरीफेरा का जंतु है। एफिडेरिया फ्लोरीटेलिस स्पंज में सहजीवी के रूप में क्लेडोफोरा मिलता है। इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, सहजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में, सतह पर, हाइड्रा के अंदर, अधिपादप के रूप में, घोंगे के ऊपर, पानी पर तैरते हुए, तालाबों के किनारे या कीचड़ में। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखिएगा और इसको याद करिएगा। आइए अब पढ़ते हैं शैवालों में जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो इसको पहला पॉइंट देखेंगे, शैवालों में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन होता है। मतलब क्या है कि कायिक जनन भी करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं। पहला पॉइंट है कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके प्रत्येक खंड से नया थैलस बन जाता है। अगला पॉइंट है, क्या कह रहे हैं कि कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा उसका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े से एक नया थैलस बन जाता है। अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो अलैंगिक जनन है, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं, स्पोर जिसको कहते हैं, द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो अलैंगिक जनन है, ये विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के स्पोर बनते हैं, लेकिन सामान्यतः ये जो होते हैं वो जू स्पोर होते हैं। इनमें जू स्पोर कहते हैं चल बीजाणु को, जो चलते हैं। इनमें कशाभिकाएं होती हैं। और ये जो कशाभिकाएं हैं, इन्हीं के द्वारा ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के पश्चात
जब ये उगते हैं इनसे पौधे बन जाते हैं या नया थैलस बन जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बीजाणु है, अलैंगिक जनन है, ये कितने प्रकार का होता है। तो अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन के प्रकार। ये कौन कौन से प्रकार हैं, कैसे कैसे ये बीजाणु बनाएगा। तो पहला है चल बीजाणु, गतिशील बीजाणु। चल बीजाणु जिसको हमने पढ़ा है जूस्पोर। जो चल बीजाणु है ये चलायमान है और अनुकूल परिस्थिति में बनता है। जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जब अनुकूल समय होगा, उस समय शैवालों में चल बीजाणु या जूस्पोर बनते हैं और ये चलते हैं, किसकी सहायता से चलते हैं, कशाभिकाओं की, और कभी कभी द्विकशाभिक या चतुर्कशाभिक होते हैं। तो ये पहला प्रकार हमने पढ़ा जूस्पोर के बारे में, चल बीजाणु के बारे में। ये ऐसे बीजाणु हैं जो चलते हैं, किसकी सहायता से चलते हैं, कशाभिकाओं की सहायता से चलते हैं। कशाभिकाएं 2 भी हो सकती है, कशाभिकाएं 4 भी हो सकती है, या बहुकशाभिकाएं भी हो सकती है। अगला बीजाणु है अचल बीजाणु। ये क्या करेंगे, नाम इसका अचल है, स्थिर है, इसको कहते हैं एप्लानोस्पोर। ये एप्लानोस्पोर जो है ये चलायमान नहीं है, इसकी विशेषता है पतली भित्ति। इसकी जो खोल है, इसकी जो झिल्ली है वो क्या होती है, पतली होती है। ये क्या होते हैं, अचल होते हैं, ये चलते नहीं हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति, जिसको अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं, जब जनन के लायक समय ना हो, परिस्थितियां अनुकूल ना हो, उस समय प्रतिकूल परिस्थिति में पतली भित्ति वाला, बिना चलने वाला अचल बीजाणु बनता है, जिसको हम एप्लानोस्पोर कहते हैं। जैसे क्लोरेला, क्लोरेला में प्रतिकूल परिस्थिति में एप्लानोस्पोर बनता है। अगला प्रकार है जिसको कहते हैं सुप्त बीजाणु। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिप्नोस्पोर। ये सुप्त बीजाणु क्या है कि ये सुप्त है,
अभी इस समय क्या है, रेस्टिंग पीरियड होता है, ये कुछ समय तक सुप्त रहता है। तो जो सुप्त बीजाणु है इसकी मोटी भित्ति होती है, ये अंतर याद रखिएगा। एप्लानोस्पोर में पतली भित्ति और हिप्नोस्पोर में मोटी भित्ति होती है, अचल होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। लंबी विश्राम अवस्था होती है, ये काफी बनने के काफी समय बाद अंकुरण होता है, लंबी विश्राम अवस्था होती है। और जैसे बोकैरिया, ये शैवाल का नाम है, ये बोकैरिया में हिप्नोस्पोर होता है और जो क्लोरेला है उसमें एप्लानोस्पोर होता है। अगला है एकाइनीट, बीजाणु। इसमें क्या होता है कि कोशाभित्ति मोटी होकर एक गोल और कठोर रचना बनाती है। क्या करें कि जो ये कोशाभित्ति है वो मोटी हो जाएगी, एक गोल और कठोर रचना बनाएगी और इसी को हम एकाइनीट कहते हैं। एकाइनीट क्या है, कोशिका भित्ति जब मोटी होकर के गोल और कठोर रचना बना लेती है तो उसी संरचना को एकाइनीट कहते हैं और ये भी प्रतिकूल परिस्थिति में उत्पन्न होता है। जैसे क्लेडोफोरा में अगला पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पालमेला अवस्था। इसको पालमेला स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चल बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर ही चारों ओर एक श्लेष्मिक आवरण से घिर जाता है। और ये जो स्टेज होगी इसी को क्या कहेंगे, पालमेला स्टेज। क्या कह रहे हैं कि चल बीजाणु जो मातृ कोशिका है, मदर सेल है, जहां से ये बीजाणु बनेंगे, कौन से चल बीजाणु
वो अंदर ही अंदर चारों ओर से एक श्लेष्मिक लसलसे आवरण से घिर जाएगा और ये पाया किसमें जाता है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। अब हम लोग पढ़ेंगे शैवालों में लैंगिक जनन। ये अभी हमने कायिक जनन पढ़ा विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन पढ़ा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा। अब लैंगिक जनन का पॉइंट देखते हैं। शैवालों में लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन से संपन्न होता है। क्या करें कि जो लैंगिक जनन होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे और ये गैमीट जब एक दूसरे से मिलेंगे, फ्यूजन करेंगे, तब लैंगिक जनन संपन्न होगा। अगला पॉइंट है, ये युग्मक कशाभिक युक्त मतलब इन युग्मकों में कशाभिकाएं पाई भी जा सकती हैं तथा माप में समान हो सकते हैं। इन युग्मकों में कशाभिकाएं भी हो सकती हैं और इनका आकार भी समान हो सकता है, जैसे क्लेडोफोरा और या अथवा कर दीजिए, या तो समान होंगे अथवा कशाभिका विहीन ये कशाभियुक्त कहा? क्लेडोफोरा में, अथवा कशाभिका विहीन अचल स्थिर होगा। जब कशाभिका नहीं होगी तो चलेगा नहीं, तो कशाभिका विहीन या अचल हो, लेकिन माप में समान हो सकते हैं। एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। चाहे कशाभियुक्त हो, माप में समान हो, या कशाभिका विहीन माप में समान हो, माप दोनों में समान होनी चाहिए, चाहे कशाभिका हो या ना हो। जैसे स्पाइरोगाइरा, ये दोनों कंडीशन हो सकती है और ऐसे जनन को, ये जो ऐसा जनन हो रहा है कशाभियुक्त माप में समान या कशाविहीन माप में समान, ऐसे जनन को समयुग्मकी, जिसके युग्मक समान हो, समयुग्मकी या आइसोगैमस कहते हैं। आइसोगैमस अगला पॉइंट है, क्लेमाइडोमोनास की
कुछ जातियों में विभिन्न माप वाले, माप क्या है? अलग अलग है। क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं। तब इसे असमयुग्मकी या इसको कहते हैं एनिसोगैमस कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब युग्मक समान ना हो, जब समान होंगे तो समयुग्मकी होगा, जब समान नहीं होंगे तो असमयुग्मकी होगा। अगला पॉइंट है, एक बड़े अचल, क्या कह रहे हैं? एक युग्मक क्या है? बड़ा भी है और अचल भी है, स्थिर भी है, और इसको क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चल नर युग्मक संगलित होता है। विशेषता ध्यान दीजिएगा, बड़ा होगा, अचल होगा, मादा युग्मक होगा, जो छोटा होगा वो चलेगा और नर युग्मक होगा। जब ये दोनों कंडीशन, बड़ा अचल मादा, छोटा चल नर, संगलित होता है तो इसे ऊगैमस कहते हैं। तो इसे ऊगैमस कहते हैं। जैसे वाल्वाक्स और फ्यूकस, ये शैवाल के नाम है। शैवाल काई को कहते हैं। पिछले पॉइंट में हमने बताया था कि एक बड़ा होगा, अचल होगा, मादा होगा, एक छोटा होगा, चल होगा और नर होगा। इन दोनों की बात को कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं। ऊगैमस लैंगिक जनन में चलायमान और अचल युग्मक का संलयन होता है। एक कौन होगा? चलायमान होगा, दूसरा कैसा होगा? अचल होगा। अगला पॉइंट है वर्णकों, वर्णक कहते हैं पिगमेंट को, जिसको हमने कहा रंगने वाले पदार्थ। वर्णकों के आधार पर
शैवाल को तीन प्रमुख भागों में बांटा जाता है और ये तीन प्रमुख भाग कौन से हैं? पहला है हरे शैवाल, दूसरा है भूरे शैवाल और नंबर 3 है लाल शैवाल। ये वर्णक के आधार पर, पिगमेंट के आधार पर बांटा गया है और इनको हम अगली वीडियो में क्रमशः पढ़ेंगे। मित्रों, ये जो भी हम आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं, हमारी इच्छा है कि इसको आप भी वीडियो चला करके लिखिए, आपका नोट्स तैयार होता रहेगा, बहुत कुछ याद होता रहेगा और भविष्य में भी आपके काम आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भी चैनल पहुंचाएं और इस क्लास का लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।